So welcome back guys to my YouTube channel Made UPSC Easy। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने अपना एक नेशन कॉन्स्टिट्यूट किया जिसके अंदर हमने उसकी एक टेरिटरी दिखाई, उसका नेचर बताया और उसके अंदर पीपल को मतलब लोगों को बसा दिया। अब देखो लोग यहाँ पे अगर एक सिटीजन आया है तो सिटीजन के कुछ राइट्स भी उसे चाहिए। ये हमने फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं हर सिटीजन को। अब इनको फंडामेंटल ही क्यों कहा जाता है? मतलब राइट्स तो हमारे पास और भी है, जैसे जो ऑर्डिनरी लॉज है वो हमें राइट्स देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट्स से अलग हमारे पास राइट्स देते हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट है, वो हमारे पास अदर राइट्स में आते हैं। तो ये यहाँ पे फंडामेंटल वर्ड क्यों लाया गया? ये देखो, क्योंकि ये जो बेसिक राइट्स है ना, ये हमारे पास वो बेस है जो हर इंडिविजुअल को चाहिए ही चाहिए अपना लाइफ अच्छे से जीने के लिए, अपनी फुल कैपेसिटी में लाइफ जीने के लिए। ये बेसिक राइट्स है, मतलब ये एक बेसिक बेसिस ऑफ लाइफ है हर इंडिविजुअल के लिए। तो सबसे पहले ये जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो यूएसए में इनोवेट हुआ था। यूएसए ने इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था और इंडिया में इसे पार्ट 3 के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। कि फिर देखो हमारे पास 2-3 तरह के राइट्स होते हैं। जैसे एक होता है फंडामेंटल राइट्स, जैसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर आते हैं लीगल राइट्स कि जो हमें ऑर्डिनरी लॉज देते हैं। कुछ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन राइट, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट से अलग प्रोविजंस होते हैं पार्ट 3 से, जो अदर प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंडर हमें मिलते हैं। तो अगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अपनी अथॉरिटी सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं और जो लीगल राइट्स है वो अपनी अथॉरिटी दैट पर्टिकुलर ऑर्डिनरी लॉ से लेते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर डायरेक्टली प्रोटेक्टेड है। जो लीगल राइट्स हैं वो ऑर्डिनरी लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो हम इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते। वो पर्टिकुलरली हमें प्रॉपर उसके लिए एक अमेंडमेंट इशू करना पड़ेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो लीगल राइट्स है वो आप इजिली चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द लॉ, दैट पर्टिकुलर लॉ। और अगर हमारे पास कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो उसके लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है तो उसके लिए पहले हमें सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते लीगल राइट इन्फ्रिंज होने पे। तो सबसे पहले हम पता देखते हैं कि भाई इसका जो फंडामेंटल राइट्स इंडिया में हमें दिए हुए हैं, इनका नेचर क्या है, यानी कि ये कैसे एक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, इंडिया में कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। इंडिया में कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आपको एक राइट दिया गया तो उसके साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आएंगी ही आएंगी। सेकेंडली, जो मोस्ट ऑफ द राइट्स है, प्राइमरी ऑल राइट्स कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट द स्टेट, बट सम कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड अगेंस्ट द इंडिविजुअल। यानी कि जो लगभग सभी राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट तो हम क्लेम कर ही सकते हैं, बट कुछ राइट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली हम इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी क्लेम कर सकते हैं साथ ही साथ। जैसे आर्टिकल 70 है जो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, वो गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी क्लेम हो सकता है। जो आर्टिकल 50 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्लेम हो सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर को प्रोहिबिशन वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 23, वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट। और ऐसे ही आर्टिकल 24 इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी क्लेम हो सकता है। नेक्स्ट आता है, देखो एक कंसेप्ट है, यानी कि देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में ये कमेंसमेंट में आया। यानी कि 26 अगस्त 1950 में वो ऑल ओवर इंडिया इम्प्लाई हो चुका था। लेकिन कुछ लॉज थे जो लॉज उससे पहले भी थे। जैसे 1950 से पहले जो ब्रिटिश लॉ था, उस टाइम भी तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जुडिशियल सिस्टम है, वो सब चल ही रहा था। तो वो भी कुछ लॉज के बेसिस पे ही चल रहा था। तो उसमें क्या, अब उसमें एक कंसेप्ट आया, उसमें एक क्वेश्चन उठा कि क्या वो सारे लॉज वैलिड होंगे। तो उसमें जो आर्टिकल 31 क्लोज 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने हमें बताया कि भी यस, अगर कोई भी आर्टिकल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और वो पार्ट 3 को इन्फ्रिंज कर रहा है, कोई भी एक या एक से ज्यादा प्रोविजन पार्ट 3 का इन्फ्रिंज कर रहा है, तो वो वॉइड होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स थे कि भी ये, फिर एक क्वेश्चन उठा कि आने वाले टाइम में, यानी कि देखो सोसाइटी क्या है, सोसाइटी एक डायनेमिक है। वो कीप सोसाइटी कीप ऑन चेंज रहती है। यानी कि कुछ भी पैटर्न फिक्स्ड नहीं है, आपको ये नहीं पता आज ये ट्रेंड चल रहा है तो आने वाले 10 साल बाद क्या ट्रेंड होगा। तो क्या वो सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्या पता जो आज आर्टिकल हमें, जो आज लो हमें अनवैलिड अवॉइड लग रहा हो या अनवैलिड लग रहा हो, वो आने वाले टाइम में वैलिड हो जाए। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया, बीकाजी नारायण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 1955 का एक केस है।
तो इसमें क्या बताया गया कि भी कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा होगा, तो वो पर्टिकुलर लॉ थोड़े टाइम के लिए डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा। डोरमेंट मतलब वो एक्लिप्स या वो सो जाएगा, यानी वो एग्जिस्टेंस में होगा बट वो इंप्लाई नहीं होगा कहीं भी, अनटिल एंड अनलेस कोई नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आकर के जो फंडामेंटल राइट और दैट पर्टिकुलर लॉ का क्लैश खत्म नहीं करती है। और तीसरी बात इसमें ये बता दी गई कि अगर वो पर्टिकुलर लॉ उस व्यक्ति पे अप्लाई हो सकता है जिसका वो फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है। इसको अच्छे से हम समझते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जिसको जितने टाइम दो उतना कम है। इसका एक-एक प्रोविजन इतना इलैबोरेट हो सकता है कि भी हम उस पे 2-2 3-3 घंटे डिस्कशन कर सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन जो यूट्यूब की जो लिमिट है वो 15-20 मिनट ही है, तो हमने उसके अंदर ही सब निपटाना होगा। तो पर्टिकुलरली एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। इस फंडामेंटल राइट के कम से कम भी 2 से 3 या 4 पार्ट भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम धीरे-धीरे करके और थोड़ा इलैबोरेट मैनर में हर चीज़ डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ एक-एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बीकाजी नारायण केस में आया, हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें आई। हमें 3 चीज़ें पता चली कि पहली बात तो जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, अगर वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा होगा, तो वो डोरमेंट फेज़ में चला जाएगा, यानी वो उस टाइम तक के लिए सो जाएगा, जिस टाइम के लिए सेकंड चीज़ है, जिस टाइम के लिए कोई नई अमेंडमेंट आकर के वो क्लैश खत्म नहीं करती। ठीक है? थर्ड चीज़ हमें क्या बताई गई कि वो पर्टिकुलर लॉ जो अगर किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, तो उस पे अप्लाई हो सकता है। तो ये बीकाजी नारायण केस में हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठा कि क्या ये सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे ही अप्लाई होता है? क्या ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे भी अप्लाई हो सकता है? यानी क्या ये जो लॉज 1950 से पहले पास हो चुके हैं उन्हीं पे अप्लाई होता है, या जो 1950 के बाद भी पास हो रहे हैं उन पर अप्लाई होगा? तो इसमें केस आया दीपचंद मिल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसमें ये बता दिया गया भैया ये सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए है, इसी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसी भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, तो वहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा। फिर थर्ड केस आया अंबिका मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इसमें क्या आया, इसमें सिंपली ये बता दिया गया कि भी ये प्री पे भी अप्लाई हो सकता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी अप्लाई हो सकता है। जी, देखो अगर इसमें सिंपल सी चीज़ ये देखी जाए, ऐसा क्यों हुआ होगा उस टाइम पे कि देखो जो लॉ है वो डोरमेंट स्टेज में रहने वाला है। यानी कि वो अप्लाई तो होगा नहीं, और अप्लाई उस पे होगा जो जिस पे वो जिसका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा। तो उसके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसलिए ये कह दिया गया कि भैया जो ये केस है, जो पर्टिकुलर लॉ है, वो प्री पे भी अप्लाई हो सकता है और पोस्ट पे भी अप्लाई हो सकता है। फिर देखो जो ये फंडामेंटल राइट है, ये एक पर्टिकुलर हम कह रहे हैं कि भी एक व्यक्ति की बेसिक नीड है, और साइड बाय साइड हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 368 के अंडर जो पार्लियामेंट है उसे एक पावर दे रहे हैं, भैया तुम किसी भी पार्ट को कैसे भी चेंज कर सकते हो। तो हम ये ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम इस वहम में नहीं रह सकते कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो हमेशा लोगों के पक्ष में ही फैसला लेगी, या उसके कोई भी आर्बिट्रेरी या पर्सनल बेनिफिट्स नहीं होंगे, या वो पर्सनल बेनिफिट उठाने का मौका नहीं लगाएगी अपना। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले केस आया कि भी क्या फंडामेंटल राइट रियली अमेंडेबल भी है? यानी क्या फंडामेंटल राइट चेंज हो सकते हैं? तो सबसे पहला केस आया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें हेल्ड किया गया कि भी अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। यानी कि भी देखो जो आर्टिकल 368 की डेफिनेशन है, जो आर्टिकल 368 का हेडिंग है वो क्या कहती है? प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन करके ये कह दिया कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अपने हिसाब से अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। फिर नेक्स्ट केस आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का एक केस है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ओवर रूल कर दिया गया, ये वाली जजमेंट ओवर रूल कर दी, और ये कहा गया कि भैया नहीं, पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि जो आर्टिकल 368 है वो हमें क्या बताता है, आर्टिकल 368 हमें ओनली प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन देता है, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। तो इसी के जवाब में जो पार्लियामेंट है उसने रिस्पोंड किया, और अमेंड 24th अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 में, जिसमें जो आर्टिकल 368 का टाइटल है वो चेंज करके क्या कर दिया गया था, प्रोसीजर एंड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि उसमें पावर और प्रोसीजर दोनों दे दी गई। फिर देखो देखो अब अर्लियर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भैया तुम जो पार्लियामेंट है वो कुछ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने करी। तो फिर ये केस आया केशवानंद वर्सेस भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। अगर कोई भी अमेंडेबिलिटी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आता है, तो आप और कोई केस मेंशन करो ना करो, बट ये केस आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। और फिर आप पूछोगे क्या सर हमें सारे केस याद करने पड़ेंगे? तो यस, पॉलिटी में 10-15 केसेस हैं, ये आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। डेट्स आप बेशक याद ना करो, आपको एक प्रॉपर नाम प्लस जो क्या उसमें हेल्ड किया गया था, ये चीज आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो केशवानंद भारती केस में क्या हेल्ड किया गया? सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है, वो बिल्कुल ठीक है। और डिक्लेयर कर दिया पार्लियामेंट बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसमें केस दे दिया गया कि भी जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं कर सकती। अब बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि जो उसकी मूलभूत आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, पार्लियामेंट उसे चेंज नहीं कर सकती। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है कि वो सॉवरेन रहेगा, रिपब्लिक रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, पार्लियामेंट उस चीज को चेंज नहीं कर सकती। अब पर्टिकुलरली इस केस में या इसके आने वाले केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन नहीं किया एग्जैक्टली जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है क्या, बट सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट जजमेंट से हमें ये जरूर पता चलता है कि भी क्या क्या जो चीजें हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर्स में आएंगी और क्या नहीं आएंगी। और आने वाले टाइम पे बाकी का बचा हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया कि भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज को इंटरप्रेट कर सकता है, क्या ये पर्टिकुलर चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर है कि नहीं है। और नोट यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिक स्ट्रक्चर्स नहीं में नहीं आता। हाँ, वो द टर्म फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, बट पर्टिकुलरली हम ये नहीं कह सकते कि भी ये सारे फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पार्लियामेंट इन्हें आराम से अमेंड कर सकती है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जैसे ये थोड़ा यहाँ पे हमें धीरे थोड़ा थोड़ा कर कर ही करेंगे, बिकॉज जो यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स है, इसे हम एक एक बारी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन चाहिए होता है। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि भी इसको जितना ज्यादा हो सके उतना प्रिसाइज और इलेबोरेट करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।